नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि संविधान सभा यानी जो राष्ट्रीय सभा था फ्रांस में, उन्होंने क्या कार्य किया था उसके बारे में आप जानने वाले हो। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस बता दिया है और आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप आसान से आसान शब्दों में आंसर को समझ सकते हो। हमने आप लोगों से वादा किया था कि प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो दिया जाएगा, लेकिन 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। इसके पीछे कारण ये था साथियों कि जो है गांव में बड़ा दिक्कत होता है बिजली का। आंधी तूफान आने के कारण जो है 3-4 दिनों से गांव में बिजली नहीं थी, यही कारण है कि वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब जो है रेगुलर आपको वीडियो दिया जाएगा फिर से, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम से पहले आपको सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा, चाहे मेजर 9 हो, 10 हो और 11 हो। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं और आज जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हो कि जो संविधान सभा था यानी राष्ट्रीय सभा था, उनका क्या कार्य था। सबसे पहले आपको परिचय देना है कि जो संविधान सभा था फ्रांस में, उसी को जो है राष्ट्रीय सभा कहा जाता था। यानी कि पहले जो है वहाँ पर राष्ट्रीय सभा गठन किया गया था, लेकिन लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय सभा बेहतर नाम नहीं है, हमें संविधान सभा इसका नाम रखना चाहिए। इसीलिए जो है फ्रांस में राष्ट्रीय सभा जो है बदल कर संविधान सभा नाम रखा गया, जिसने मई 1789 से लेकर 1791 ईस्वी तक फ्रांस के लिए संविधान का निर्माण किया। यानी जब वहाँ पर संविधान सभा का गठन किया गया तो वहाँ पर जो है फ्रांस वाले लोगों ने यानी फ्रांस के आम जनता ने 1789 से 1791 के बीच अपना संविधान का निर्माण किया। जिस प्रकार से भारत में संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया गया, उस प्रकार से वहाँ भी संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा का जो नेतृत्व था किनके हाथों में था, तो वहाँ पर जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो आम जनता था, उन लोगों का नेतृत्व था। क्योंकि वहाँ पर जो कुलीन लोग थे, जो पादरी लोग थे, पहले से उनको विशेषाधिकार प्राप्त था, लेकिन वहाँ पर आम जनता जो था उनको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इसीलिए यहाँ पर जो है आम जनता ने अपने हित के लिए कानून व्यवस्था बनाया, जिसने पुरानी सामंतवाद प्रथा को खत्म कर दिया यानी समाप्त कर दिया, और जो गरीब किसान और मजदूर थी उनकी हालत जो है सुधारने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर जो है जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनको ज़्यादा लाभ हुआ। यहाँ पर जो गरीब किसान थे और जो मजदूर लोग थे उनको कानूनी रूप से कुछ अधिकार मिले, लेकिन सभी क्षेत्रों में उनको भी उतना अधिकार नहीं दिया गया। और यही कारण है कि आगे चलकर जो मजदूर होगा, जो किसान होगा, वो यहाँ पर आंदोलन करेगा फ्रांस में। लेकिन इस समय जो है यहाँ पर जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनको ज़्यादा लाभ हुआ। इसका कारण ये था कि वहाँ पर जो है मध्यम वर्ग के लोगों की जनसंख्या अधिक थी, इसीलिए उन लोगों ने संविधान सभा में अपने अधिकार को ज़्यादा रखा। उनकी सामाजिक असमानता वैसी ही बनी रही, हालांकि इसके अधिकतर सुधार मध्यम वर्ग के फायदे के लिए था। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि संविधान सभा जब वहाँ पर बनाया गया, संविधान सभा में जो संविधान का निर्माण किया गया, इससे जो है वहाँ के मध्य वर्ग लोगों को ज़्यादा लाभ मिला। नेक्स्ट आपको हेडिंग बनाना है कि जो संविधान सभा है या राष्ट्रीय सभा है, उनका कार्य क्या था। संविधान सभा जब गठन किया गया था या राष्ट्रीय सभा फ्रांस में, तो उनका कार्य क्या था। तो इनके कार्य को जो है हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं साथियों। पहला जो है वो है सामंतवाद का अंत। सबसे पहले क्या किया वहां पर, तो सामंतवाद का अंत कर दिया, जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया। क्योंकि जमींदारी प्रथा ही वहाँ के लोगों का शोषण ज्यादा करती थी, जो आम जनता था। तो वही यहाँ पर कहा गया कि जो सामंतवाद है उनका अंत हुआ यहाँ पर। क्योंकि जो किसान था, जो मजदूर था, गरीबी और अन्यायी टैक्सों से तंग हो गया था। वहाँ पर जो मजदूर लोग था, जो किसान लोग था, उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था वहाँ के जमींदारों द्वारा। समझ रहे हो ना। तो वहाँ के जो मजदूर थे, जो किसान थे, बहुत ज्यादा जो है परेशान था टैक्स को लेकर। जुलाई 1789 में जो है एक जमींदार था, एक जो है सामंत था, जिसका नाम था नोएलिज। उन्होंने जो है राष्ट्रीय सभा में कहा कि जो अन्यायी कर व्यवस्था है उसको जो है बंद कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और इन्होंने जो है खुद के जो विशेषाधिकार प्राप्त था उनको छोड़ दिया। आप समझ रहे हो ना कि ये जो नोएलिज जो है जमींदार था, सामंत था, कितना समझदार था। उन्होंने समझा कि हम जो है गरीबों से टैक्स ले रहे हैं, हम जो है किसानों से टैक्स ले रहे हैं, और ये अपने आप में गलत है। इसीलिए जो है हमें किसान और गरीब का शोषण नहीं करना चाहिए। और यह कहते हुए जो है इन्होंने राष्ट्रीय सभा में खुद की जो क्या थी जमींदारी प्रथा था उनको त्याग दिया, और लोगों से कहा कि हम भी जो है आप लोगों के ही समान है, हम जो है आप लोगों की ही तरह रहेंगे। और अपने अधिकार को इन्होंने सरकार को सौंप दी। अगस्त 1789 में जो है सभी जमींदार, चर्च टैक्स, बेगारी और विशेषाधिकारों को जो है कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया। इस प्रकार से संविधान सभा में जो है जब संविधान का निर्माण हो रहा था फ्रांस में, तो वहाँ पर जो जमींदार के अलावा जो वहाँ पर कुलीन था, कुलीन या पादरी था, कुलीन के लोग जो है जमींदार बनते थे, या पादरी हो गया, पोप हो गया, उन सभी को जो है टैक्स देता था। कौन देता था,
वहाँ पर जो आम जनता होती थी तो चर्च को भी पैसा देता था, क्योंकि चर्च के पास भी बहुत भूमि था वहाँ, और वहाँ पर जो कुलीन था, जो जमींदार था, उनके पास भी बहुत भूमि था, और वही भूमि पर किसानों से काम करवाता था और उनसे टैक्स लेता था। तो इस प्रकार से इन सभी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाहे जमींदार हो, चाहे वहाँ का पोप हो, यानी चर्च व्यवस्थाएं हो, उनको समाप्त कर दिया गया। और कानूनी रूप से जो है वहाँ पर जितने भी वर्ग के लोग थे सभी को बराबर अधिकार दिया गया। उसके बाद दूसरा आपको पॉइंट बनाना है मानव अधिकारों की घोषणा। मानव अधिकार की घोषणा आखिर क्या किया गया, मानव अधिकार क्या था? मानव का अधिकार का मतलब है कि मानव को कुछ अधिकार होनी चाहिए समाज में जीवन जीने के लिए। और क्या ये जरूरी है? तो स्वतंत्रता हो गया, सभी मानव को स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि अपने अनुसार से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके अलावा समाज में समानता का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर मंदिर जाए तो उनको जाने से मना कर दिया जाए क्योंकि तुम जो है निचले जाति के हो, जैसा कि भारत में होता था। तो उनके साथ जो है इस प्रकार से भेदभाव ना हो, समानता का अधिकार हो। इसके अलावा जो है उन्हें सभी क्षेत्रों में अधिकार दिया जाए। तो ये सभी जो है मानव अधिकार माना जाता है, चाहे संपत्ति का अधिकार हो, चाहे समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो। कानूनी रूप से जब समान अधिकार दिया जाएगा तभी तो मानव जो है समाज में विकास कर पाएगा। वही यहाँ पर कहा गया है कि जो 1789 था, फ्रांस की संविधान सभा ने संविधान निर्माण से पहले मानव अधिकारों की घोषणा कर दी कि मानव का अधिकार होना बहुत जरूरी है। हम संविधान का निर्माण भी करेंगे तो वहां पर मानव अधिकार का उल्लेख करेंगे। इसमें जो है समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति और कानूनी समानता जैसे मूल अधिकारों की व्याख्या की। अब समझ रहे हो ना? यहाँ पर यहाँ के लोगों को जो है कहा कि सभी लोग समानता का अधिकार दिया जाएगा, सभी लोग स्वतंत्र होंगे, सभी लोगों को जो है संपत्ति का अधिकार मिलेगा, और कानूनी समानता की भी बात की गई। तो इस प्रकार से मानवों को ये सभी मौलिक अधिकार दिया गया। इस घोषणा ने सामंती विशेषाधिकार को समाप्त करके और मध्यम वर्ग के हितों को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से वहां पर जो कुलीन, जो चर्च था, जो पादरी था, जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, उनके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और वहां पर जो मध्य वर्ग के लोग थे, वहां पर मध्य वर्ग के लोगों के लिए जो है संविधान निर्माण किया गया, उनके हितों को ध्यान में रखा गया। इसने न केवल फ्रांस बल्कि विश्व में जो है लोकतांत्रिक आंदोलन को प्रेरित किया। हालांकि अभी भी मजदूर वर्ग और महिलाओं के अधिकारों को अनदेखा किया गया। यानी शुरुआत में 1789 के आसपास जो है विश्व भर में उससे प्रभावित हुआ। जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो इससे केवल फ्रांस पर प्रभावित नहीं हुआ दोस्तों, पूरे विश्व भर के लोग प्रभावित हुआ। और सभी लोगों ने जो है वहां पर जो राजतंत्र व्यवस्था स्थापित था उनको समाप्त करके लोकतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस की तरह स्थापित करना चाहता था। इतना ही नहीं, एक बात यहाँ पर और कहा गया है कि भले फ्रांस में वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो गई, लेकिन मजदूर जो वहां पर थे और जो महिला थे उनको अधिकार नहीं दिया गया था, उनको अनदेखा किया गया था। भारत एक ऐसा देश था जिन्होंने पहली बार जो है सभी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया। अब समझ रहे हो ना? फ्रांस जैसे बड़े बड़े जो राष्ट्र थे जहाँ पर पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई, उसके बावजूद भी वहां पर जो है वहां के लोगों को, वहां के महिलाओं, मजदूरों को जो है मतदान देने में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, और भारत में सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि भारत में जो है अपना ही अलग ही इतिहास में नाम दर्ज किया कि भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया। तीसरा जो है वो है आर्थिक व्यवस्था में सुधार। आर्थिक व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार किया गया वहां पर? तो राष्ट्रीय सभा का मुख्य लक्ष्य क्या था? देश की आर्थिक दशा सुधारना। क्योंकि फ्रांस जो है गहरे ऋण संकट में था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था लगातार जो है वहां पर आंतरिक विद्रोह होना, विदेशी आक्रमण होना, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। और राष्ट्रीय सभा में जो है मुख्य लक्ष्य रखा गया था कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको कैसे बेहतर किया जाए। इस समस्या को सुलझाने के लिए जो है चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। यानी वहां पर चर्च के पास बहुत सारा संपत्ति था, बहुत सारा जमीन जायदाद था, तो उनको जब्त कर लिया गया। और उनके आधार पर जो है एसिग्नेट नामक कागजी नोट छापे गए। एसिग्नेट एक नोट था जिनको वहां पर छापा गया था वहां की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। शुरुआत में इसमें जो है मदद मिली, पर अत्यधिक छपाई से मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ी। अंततः एसिग्नेट रद्द करने पड़े। इसका मतलब क्या है? शुरुआत में जब एसिग्नेट जो है वहां पर छापा गया, यानी कागजी नोट छापा गया, तो वहां की आर्थिक स्थिति बेहतर किया गया आपातकालीन दौरान में जब वहां पर संकट था। लेकिन बाद में बहुत ज्यादा कागजी नोट छाप दिया गया, तो उससे जो पैसा था ना, वहाँ पैसा का कीमत बिल्कुल घट गया, और वस्तु था, सामान जो था उसका कीमत बढ़ गया। जैसे कि मान लो यहाँ पर जो है सभी व्यक्ति के पास पैसा रहेगा, तो जो है जब भी कोई वस्तु खरीदना जाएगा तो उस वक्त वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि हर किसी के पास पैसा ही पैसा है। तो जब बहुत सारा पैसा कोई भी देश छापेगी तो वहां पर वस्तु जो होगा ना उसका कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मैंने एक देश में पढ़ा था कि वहां पर जो चाय है ना, केवल एक कप चाय की जो है कीमत 2.5 लाख रुपया है। समझ रहे हो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां पर जो है वहां के सरकार ने
गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारा पैसा छाप दिया। और जब बहुत सारा पैसा छाप दिया, सारे लोगों के पास पैसा हो गया, तो वहां पर वस्तु का कीमत बढ़ गया और पैसा का जो वैल्यू था वो घट गया। इसीलिए सरकार जो है बहुत सारी पैसा नहीं छापती, आप इस बात को समझना। तो ये वहां पर स्थिति रही और बाद में जो है असाइनमेंट जो है रद्द करना पड़ा सरकार को। चौथा है मठों का दमन। मठों का दमन कैसे हुआ, यानी चर्च व्यवस्थाएं का दमन कैसे हुआ। फ्रांसीसी क्रांति में चर्च की संपत्ति जब्त होने के बाद जो है 1790 में मठों को बंद कर देने का आदेश दिया गया कि वहां पर जितने भी मठ है उनको बंद कर दिया जाए। सभी जो भिक्षु था और भिक्षुनियां थी उनको जो है संसारिक जीवन अपनाने के लिए कहा कि आप लोग जो है साधु संत का जीवन ना जिए, संसारिक जीवन अपनाएं। क्योंकि फ्रांस में चर्च के अधीन रहने के लिए, वहां के संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अधिकतर से अधिकतर लोग जो है भिक्षु भिक्षुनी बन जाते थे और अपने अय्यासी के साथ जीवन जीते थे। इसीलिए वहां पर जब चर्च व्यवस्था समाप्त कर दिया गया तो कहा गया जो भिक्षु और भिक्षुनी है ना, वो सांसारिक जीवन जीना शुरू कर दो, यहाँ पर जो है साधु संत के जैसा जीवन मत जियो। और बेघर हुए लोगों को जो है अनाथालयों में शिक्षा व रहने की व्यवस्था की गई। वहां पर जो बेघर लोग थे, जिनके पास घर ही नहीं था, उनके लिए जो है मकान बनाए गए और शिक्षा की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक पुनर्गठन की ओर एक कदम था, जिसके तहत जो है अप्रैल 1790 में पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता घोषित की गई। यानी कि वहां पर जो है कहा गया कि सभी धर्मों को समान अधिकार होगा, किसी भी धर्मों के साथ भेदभाव नहीं होगा। इस प्रकार से धर्म सहिष्णुता की बात कही गई। और अंतिम पॉइंट बनाना है धार्मिक नीति में बदलाव। आखिर धार्मिक नीति में वहां पर बदलाव किस प्रकार से किया गया। चर्च की संपत्ति और मठों के बाद जो है राष्ट्रीय संविधान सभा ने धार्मिक नीति की बदली, क्योंकि जब तक धार्मिक नीति नहीं बदली जाएगी तब तक कोई भी देश विकास नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब भी राज्य जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तब जो है धर्म उसमें हस्तक्षेप कर देगी। यही कारण है कि वहां पर जो है राज्य को धर्म से अलग किया गया, धार्मिक नीति में बदलाव किया गया। उन्होंने जो है पादरियों को पोप से स्वतंत्र कर दिया और राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ अनिवार्य कर दी। वहां पर जो पादरी लोग थे जो आगे चलकर पोप बनते थे, पोप का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो ना इंडिया में, जो बहुत बड़े पंडित होते थे, जो किसी भी मंदिर या बहुत बड़े जो है मौलवी साहब होते थे, जो किसी मस्जिद के जो है प्रमुख व्यक्ति माने जाते थे। उसी प्रकार से वहाँ चर्च के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, जिनको फादर लोग कहते थे, जिनको पोप कहते थे, उनकी जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर कहा गया कि सभी व्यक्ति समान होंगे, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इतना ही नहीं, वहाँ पर जो पोप थे, जो फादर थे, उनकी नियुक्ति कैसे होने लगी, योग्यता के अनुसार होने लगा, जनता उनको चुना जाने लगा। वहां पर पोप का चुनाव कैसे होता था, तो मान लो कोई सीनियर पोप है, जब उनकी मृत्यु होने होती थी तो वो किसी व्यक्ति को जो है पोप बना देता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था, वहां पर जो पोप था ना, अब लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाने लगा। साथ ही साथ कहा गया कि जनता के द्वारा ही पोप का चुनाव होगा। पोप यानी फादर वहां पर जो था, जब इसका विरोध किया तो पहले क्रांति का समर्थन करने वाले छोटे जो पादरी थे अब उनके विरोध में खड़े हो गए। यानी वहां पर जब पोप लोगों ने विरोध किया कि नहीं, पोप का चुनाव हमारे अनुसार होगा, जनता के अनुसार नहीं। इतना ही नहीं, चर्च की जो संपत्ति है वो चर्च के अधीन होगी, जनता के अधीन नहीं। जब इन सभी बातों को लेकर पोप ने विरोध किया तो वहाँ के लोगों ने इसे माना ही नहीं और वहाँ पर जो चर्च व्यवस्थाएं थी, जो संपत्ति था, वो आम जनता के हाथों में आ गई और पोप की जो संपत्ति होती थी उनको जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं, पहले वहाँ पर जो छोटे छोटे पादरी होते थे वो जो है चर्च व्यवस्था को, वो जो है पोप को समर्थन करती थी। लेकिन यहाँ पर जो है जब वहाँ पर पोप ने कह दिया कि हमारे अनुसार शासन व्यवस्था चलाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो छोटे पादरी थे उन्होंने भी जो है उनका विरोध किया। और अंत में साथियों आपको निष्कर्ष लिख देना है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रीय सभा या संविधान सभा का गठन इसलिए किया गया था ताकि वहां पर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको कानूनी रूप से अधिकार दिया जा सके और जो कुलीन है, जो पादरी है, उनके विशेषाधिकार को समाप्त कर संविधान में सभी वर्गों को जो है कानूनी रूप से समान अधिकार दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उसको देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो साथियों, मेजर पेपर 9 में हम लोगों का ये तीनों क्वेश्चन हो चुका है और आज हमने इस क्वेश्चन को करवा दिया। कल का जो वीडियो होने वाला है, एक ही वीडियो में हम लोग जो है इन तीनों क्वेश्चंस को करने वाले हैं कि नेपोलियन का उत्थान कैसे हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का जो है क्या देन था और नेपोलियन बोनापार्ट का आखिर पतन कैसे हो गया। तो इन सभी प्रश्नों को एक ही साथ करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और कमेंट से जो है यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो भेजती है और आप पर डिपेंड है कि आप हमसे कितना वीडियो बनवाना चाहते हैं।
आप अगर जिस तरह से सपोर्ट करेंगे उस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर दें, कंजूसी बिल्कुल ना करें साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, है ना। बाकी आप समझदार हो तो ज़रूर सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।